प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरा वक्तव्य का विषय रहेगा असाध्य वीणा की व्याख्या। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की बहुचर्चित एवं लंबी कविताओं के अंतर्गत आती है। अब ये प्रसंग विद्यार्थियों मैंने इसलिए लिया है कि जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं आपकी, चाहे आईएएस की है, एचसीएस की है, जुडिशरी की है, या आपकी और जो आप कोचिंग लेते हो कहीं भी, जहां आप ऑप्शन का पेपर लेते हो, ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी लेते हो, वहां लगभग आपसे व्याख्याएं पूछी जाती हैं। वे व्याख्याएं आपके काव्य से संबंधित भी हो सकती हैं, नाटक से भी, उपन्यास से भी, कहानी से भी और निबंध से भी। अब मेरा जो वक्तव्य की व्याख्यान माला की श्रृंखला चल रही है वो पोइट्री पर है, कविता पर है। इसलिए जो विद्यार्थी नेट की परीक्षा दे रहे हैं या जेआरएफ की, या फिर जो एमए के विद्यार्थी हैं, मेरा मानना है कि उन विद्यार्थियों के लिए यह वक्तव्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या जो है आपकी 9th क्लास से शुरू हो जाती है और हम उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमें पता नहीं है कि जो व्याख्या एमए के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारे को किस ढंग से करनी चाहिए। उसमें हमारे को हट कर के व्याख्या का जो प्रसंग है और व्याख्या को लिखने का एक ढंग होता है, उसको मैंने अडॉप्ट करने का प्रयास किया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जब हम किसी विषय की व्याख्या करते हैं, वहाँ हमें प्रसंग बताना होता है। प्रसंग को संदर्भ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कंटेंट कहते हैं। यानी हम किस विषय के बारे में अपनी बात को व्याख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, किस बात की व्याख्या कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं प्रस्तुत अवतरण हिंदी की प्रयोगवादी और नई कविता के प्रेरणा स्रोत, हिंदी को नए शिल्प और भाव आयामों से संपन्न कराने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की दीर्घ कविता असाध्य वीणा से उद्धृत किया गया है। अब यहाँ बच्चों मैंने अवतरण को लिया है। यहाँ पर आप पंक्तियाँ भी ले सकते हो, पद्यांश भी ले सकते हो और काव्य पंक्तियाँ भी लिख सकते हो। लेकिन जल्दबाजी में जब आप लोग पेपर करते हो, परीक्षा देते हो, तो पंक्तियाँ लिखने में भी आप गलती करते हो और पद्यांश लिखने में भी, क्योंकि जो धनुष वाला ध है उसको लिख देते हो, जबकि पद्यांश में विद्या वाला द जो बोला जाता है उसको लिखा जाता है। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अवतरण लिख रहे हो, पंक्तियाँ लिख रहे हो, पद्यांश लिख रहे हो। लिखने का आपका जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए। आपको उसमें शुद्ध ता दिखनी चाहिए। पंचुएशन की गलती इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको दो बातें और स्पष्ट की गई हैं कि प्रयोगवाद के प्रणेता, यानी प्रयोगवाद का जन्म का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी को। और असाध्य वीणा इनकी क्या है? दीर्घ कविता, यानी जिसको लंबी कविता के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मैंने इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। आगे ने इस कथानक लंबी कविता में बौद्ध दर्शन से तथता सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति कराई है। आपको पता है अगे जी बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध की धर्म की दीक्षा भी बाद में ले ली थी। वह सर्वातीत सत्य अपने मूल रूप में कलाकार के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। यानी यहाँ पर कवि अपने आप को एक कलाकार के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। असाध्य वीणा एक की ऐसी गाथा है जिसमें
इस वीणा को बजाने वाला केश कमली गत कलुष और निरअभिमानी होकर कर्ता के बोध को त्याग करके वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाता है। यानी जो असाध्य वीणा है, जिस वीणा को साधना आसान नहीं है, उसको केश कमली नामक व्यक्ति उसको निरअभिमानी होकर के अपने अभिमान को त्याग करके संगीत का साधक बन करके उसको साधने का प्रयत्न करता है। अब इसको क्या है कि इस वीणा को बनाया किसने था? वज्र कीर्ति ने। वह वीणा के सामने पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उसमें तन्मय हो जाता है, तभी वीणा के माध्यम से वह विश्व संगीत, उस परम सत्ता का अस्तित्व अनुभूत होता है। कहने का भाव क्या है कि आपने देखा होगा कि जितने भी कलाकार हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जितने कवि लोग हैं, अपनी प्रस्तुति देने से पहले उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर केश कमली करता, और वह संगीत सम्राट यानी संगीत की देवी को प्रणाम करके इस वीणा को बजाने का या साधने का प्रयास करता है। मूलतः असाध्य वीणा एक आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण करने वाली कविता है। यहाँ पर सांसारिकता के साथ साथ ये कविता हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी अग्रसर करती है, यानी अध्यात्म का ज्ञान करवाना भी इस कविता का लक्ष्य है, जो अपने कथ्य और शिल्प दोनों को मिलाकर ही काव्य की उच्च वेदी पर प्रतिष्ठित होती है। यहाँ मेरे कहने का भाव यह है, कथ्य कथा वस्तु, विषय वस्तु, शिल्प जो इसकी पद्धति है, इसके अंदर जो नए नए प्रयोग किए गए हैं, ये दोनों ही इसको काव्य की उच्च वेदी पर प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको संकेत दे देती हूँ। पूरा तो इतिहास डैश डैश सोता था। इन पंक्तियों को मैंने व्याख्या के लिए उद्धृत किया है। अब आते हैं हम व्याख्या पर। व्याख्या में क्या है? प्रस्तुत अवतरण में बताया गया है कि उस राज्य के पास एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई कलाकार बजा नहीं सका था। यानी एक ऐसे साम्राज्य का वर्णन इस कविता के अंदर किया गया है कि वहाँ उस राज्य के पास एक ऐसा वीणा थी जिसको कोई भी कलाकार बजा नहीं सकता था। कहने का भाव क्या है? जो ऊपर आया था, वज्र कीर्ति नामक युवक ने उस वीणा को बना तो लिया, लेकिन उसको उसके अलावा बजाने वाला साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं था। अनेक गुणी कलाकार अर्थात निपुण कलाकार उसे साधने अर्थात बजाने के उद्देश्य से आए और हार कर चले गए। कहने का क्या तात्पर्य है कि वहाँ के राजा ने अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे जो गुणवान कलाकार थे उनको आमंत्रण दिया, उनको बुलाया और उनको उस वीणा को साधने के लिए उद्देश्य से ही कहा। लेकिन क्या हुआ कि बड़े बड़े जो वीणा वादक थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, सब आए और हार कर चले गए। एक दिन पर्वत का कंदरा अर्थात पहाड़ की जो गुफा में निवास करने वाला एक योगी आया। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, जो हमारे देश की ऋषि मुनियों की संत परंपरा है, या ऋषि मुनि जो है पर्वतों की कंदराओं में, जंगलों में अपना वास करते हैं, वहीं पर रहते हैं। और उस योगी का क्या नाम था? केश कम्बली। केश कम्बली राज्य सभा में बुलाया गया। राजा ने उसका परम आदर और अभिवादन किया और असाध्य वीणा उसके सामने ला करके रख दी। ये हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, देवता होता है। इसलिए उस महात्मा को, उस योगी को, उस सन्यासी को, ऋषि को राजा ने अपनी राज्य सभा में बुलाया,
उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसको नमस्कार किया, उसके चरणों की वंदना की और उसके सामने असाध्य वीणा को ला करके रख दिया। यहाँ राजा ने असाध्य वीणा क्यों रखी, इसका भाव आप समझ गए हो कि ये योगी शायद इस वीणा को साध ले, ऐसा राजा का मानना था। राजा उस वीणा से संबंधित कथा और महत्व केश कमली को बताते हैं कि देश के उत्तरी भाग में जहाँ अनेक तपस्वी व्रतधारी रहते हैं, वहाँ से अब ये राजा जो है उस महात्मन को, उस ऋषि को, उस वीणा के बारे में बताता है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो हमारे उत्तरी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वत की कंदराओं के अंदर बड़े बड़े व्रतधारी सन्यासी ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ से यह वीणा बहुत समय पहले यहाँ आई थी। अब राजा ने ये बात बता दी कि ये वीणा उनको कहाँ से मिली थी। इस वीणा के महत्व और निर्माण के विषय में राजा केश कमली से कहते हैं कि हम भी इस वीणा का संपूर्ण इतिहास नहीं जान पाए, और राजा स्वयं उस सन्यासी को, उस योगी को बताने का प्रयास करता है, हे महात्मन, इस वीणा का पूरा इतिहास, इस वीणा के बारे में पूरी जानकारी तो हमें भी नहीं है। अब कहते कि किसी वज्रकीर्ति नामक तपस्वी ने इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन क्रीट वृक्ष से किया था। राजा यहाँ अपनी बात को स्पष्ट करता है कि मुझे तो इतना ही पता है कि कोई बड़ा त्यागी तपस्वी ऋषि था या सन्यासी था, उसने क्रीट नामक वृक्ष से इस वीणा को तैयार किया था। वह क्रीट वृक्ष मंत्र साधना से पवित्र किया गया। यहाँ बताती हूँ मैं कि जो ऋषि मुनि हैं मंत्रों की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और वहाँ मंत्रों के द्वारा इस वीणा को पवित्र किया गया, अर्थात इस वीणा की शुद्धि की गई। वह क्रीट वृक्ष हिमालय में कहीं अंकुरित और पल्लवित होकर इतना विशाल तथा ऊंचा हो गया। कहने का भाव क्या है कि हिमालय की तराई में जो वृक्ष, जो पेड़ लगते हैं, वो अपने आप अंकुरित होते हैं, पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्षों की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी उनका इतना विकास हो जाता है उचित हवा पानी के कारण कि वो एक अलग पहचान वाले वृक्ष जो है हिमालय की तराई में मिलते हैं। हिमालय की गगनचुंबी चोटियाँ उसके कानों में अपना रहस्य कहा करती थी। यहाँ कवि जो है कल्पना कर रहा है, बता रहा है कि हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची हैं, लेकिन वह वृक्ष हिमालय की चोटियों से प्रतिस्पर्धा करता है, इतना ऊंचा हो गया है। अब आप देखते हो कि आपका कान जो है उससे ऊपर आपका 4 या 5 उंगल हिस्सा ही होता है। तो यहाँ भी कवि इतना इसका बखान करना है, इतना अतिशयोक्ति से वर्णन कर रहा है कि ये हिमालय पर्वत से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वह हिमालय की ऊंची श्रेणियों से आकाश में बातें करता था। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक अटारी पर खड़े होते हैं, दूसरे से बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ मानवीकरण किया गया उस वृक्ष का कि जैसे व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, ऐसे ही यह वृक्ष, कौन सा वृक्ष, किरीट का वृक्ष, हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, जो उत्तुंग हैं, उनसे बातें करता हुआ दिखाई देता। उसके कंधे इतने ऊंचे और विशाल थे, इतने बड़े थे कि बादल वहाँ विश्राम करते थे। जैसे मनुष्य क्या करता है, ज़्यादा शारीरिक काम करते करते, मानसिक काम करते करते थक जाता है तो वह आराम करता है, ऐसे यहाँ बादलों यानी प्रकृति को भी आराम करते हुए दिखाया गया है। बादल जितने ऊंचाई पर रहते हैं वह तो उस किरीट तरु के कंधे की ऊंचाई ही है। यानी किरीट तरु के जो कंधे हैं, यानी उनका जो और ऊपर का हिस्सा है वो तो बादलों से ऊंचा है, बादल तो उनके कंधों तक ही आते हैं। वृक्ष की चोटी तो बादलों से ऊपर है, यानी वृक्ष की ऊंचाई तो बादलों की जो चोटी है
उससे भी ऊपर निकल जाती है। उस वृक्ष की डालियाँ इतनी मोटी, पुष्ट और लचीली हैं जैसे हाथी की सूंड हो। कहने का भाव क्या है कि वो वृक्ष काफ़ी विशालकाय हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, उसका विस्तार हो गया है, इसलिए इसकी जो टहनियाँ हैं ऐसे लगती हैं जैसे हाथी का सूंड हो। उन डालियों का प्रचार संपूर्ण वन प्रांत तक तथा संपूर्ण वन प्रांत की रक्षा कर लेती थी। यानी कहने का भाव क्या है, वो डालियाँ इतनी फैल गई थी कि जो संपूर्ण उसका प्रांत था, उसका भाग था, उसको ढांप लेती थी और बहुत सारे प्रांत के जो वन के जीव हैं उनकी रक्षा कर लेती थी। तभी तो बर्फ़ की वर्षा होने पर वे बहुत सारे जंगली जानवरों को आश्रय देती थी। आपने देखा होगा कि जानवर, पशु पक्षियों का अपना कोई घर नहीं होता, वृक्षों के ऊपर इनका आश्रय होता है। इसलिए आपको पता है कि हिमालय की जो तराई वाला भाग है या हिमालय पर्वत पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, इसलिए बर्फ़ के बचाव के लिए बहुत सारे तरह तरह के जानवर जो है उस वृक्ष के नीचे आश्रय लेते थे, उसके नीचे निवास करते थे। चारों ओर फैली डालियों के कारण संपूर्ण वन बर्फ़ की वर्षा की मार से बच जाता था। उसके तन में बड़े बड़े कोटर थे, मानो पर्वत की कंदराएं हों। अब क्या है कि जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु बर्फ़ से बचने के लिए उस वृक्ष के पास आते थे, वे बच जाते थे। उनको बर्फ़ का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पशु पक्षी कोटरों में रहते हैं। कोटर क्या होता है? वृक्ष के अंदर जो छेद से होते हैं, जगह सी बनी होती है, वहाँ पर पशु पक्षी निवास करते हैं। वह विशाल काया वृक्ष था। विशाल काया वृक्ष होने के कारण उनके जो कोटर थे वो ऐसे लगते थे मानो किसी पर्वत की गुफा हो, जिनमें भालुओं का निवास स्थान था। उस वृक्ष की छाल से अपने कंधे खुजलाने के लिए सिंह उसके समीप रहते थे। यानी जो शक्तिशाली जीव है भालू, वो उन कोटरों में रहते थे। और खारिश तो हर एक प्राणी को, जीव जंतु को होती है, इसलिए उस वृक्ष के पास अपने कंधे खजलाने के लिए, कंधों को खुजलाने के लिए सिंह, केहर कहते सिंह को, शेर भी वहाँ पर आते थे। सिंहों को भी उसकी छाया में विश्राम मिलता था। यानी सिंह भी शिकार करके थक जाते थे, तब वे भी उस पर्वत श्रृंखला की चोटी में पल्लवित पुष्पित उस क्रीट के वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। पृथ्वी पर दिखने वाला उसका बाह्य आकार तो विस्तृत और विशाल सघन था ही, धरती के अंदर उसकी जड़ें पाताल लोक तक जा पहुंची थी। यहाँ कवि का कहने का भाव क्या है कि विशाल काय वृक्ष आपको धरती पर तो दिखाई दे ही रहा था, और आपको एक बात ये भी पता होगी कि जितना विशाल काय वृक्ष है उसकी जड़ें भी पृथ्वी में इतनी ही गहराई से होती हैं। और यही बात उस क्रीट वृक्ष के साथ थी। उन्होंने कहा पाताल लोक, यानी नीचे जो पानी वाला है, मानते हैं कि 3 लोक हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। हम मध्य वाले भाग के अंदर रहते हैं कि इस वृक्ष की जड़ें तो पाताल लोक तक, यानी पानी तक भी पहुंची हुई हैं। उन जड़ों से सुगंध और शीतलता का मिश्रित प्रवाह निकलता था, जिसके आकर्षण के कारण शेषनाग अपना फन उन जड़ों पर टिकाकर सोया रहता था। यह कवि कल्पना करता है कि जल का देवता कौन है? शेषनाग। कहते हैं कि पृथ्वी जो है एक शेषनाग नामक नाग ने संभाली, उसके फण पर टिकी हुई। कहने का भाव क्या है कि जल में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, आश्रय तो उनको भी चाहिए, तो वे जीव जंतु क्या करते हैं, उस किरीट वृक्ष की जड़ों के अंदर अपना आश्रय बनाए हुए हैं, निवास स्थान बनाए हुए हैं। और शेषनाग भी वहीं वृक्षों की जड़ों पर अपने फन को टिका करके विश्राम करता है। वह किरीट तरु, धरती,
आकाश और पाताल तक फैला हुआ था। यानी उस किरीट वृक्ष का विस्तार अत्यंत था, बहुत ज़्यादा था। ऐसे किरीट वृक्ष के लिए वज्रकीर्ति नामक तपस्वी ने अपनी संपूर्ण आयु लगाकर इस असाध्य वीणा का निर्माण किया था। अब यहाँ फिर बताता है कि ये जो इतना विशाल काय वृक्ष था, और वो तपस्वी कौन था? वज्रकीर्ति। उसने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा इस वृक्ष से असाध्य वीणा को तैयार किया था। उस असाध्य योगी वज्रकीर्ति की यही हठ साधना थी कि मैं इस वृक्ष से ऐसी वीणा की रचना करूँगा जिसे कोई कलाकार बजा न सके। यानी वह योगी तपस्वी हठी था, और उसका क्या प्रण था, क्या प्रतिज्ञा थी कि मैं इस वृक्ष से ऐसी वीणा तैयार करूँगा जिसको संसार में कोई भी कलाकार बजा नहीं सकता। और उसने ऐसा ही कार्य किया। फलस्वरूप उसकी वीणा का पूरा निर्माण किया गया। उसी के साथ उस साधक की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। यहाँ क्या त्रासदी रही कि वह वीणा साधक यानी वज्रकीर्ति ने उस वीणा को बना तो लिया, लेकिन उस वीणा का निर्माण होते ही उस महान तपस्वी की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया। इसलिए उसकी जीवन लीला के साथ ये वीणा एक रहस्य बन गई, और वहाँ पर रहने वाले साधु सन्यासियों ने इस वीणा को किसके पास पहुँचा दिया? उस राजा के पास। अब हमारे व्याख्या वाला भाग विद्यार्थियों पूर्ण होता है। इसके बाद हम आते हैं कि इस कविता के अंदर क्या क्या विशेषताएं। आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम एमए के विद्यार्थी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भावी शिक्षक होने वाले हैं, या हम एससीएस, आईएएस, यूपीएस की परीक्षा पास करके एक उच्च पद पर आसीन होने वाले हैं। तो यहाँ जो हम कविता की विशेषताएं लिखते, काव्य सौष्ठव लिखते हैं या काव्य सौंदर्य लिखते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या था? आपकी जो कथा वस्तु है उसमें कवि के भाव कैसे, कवि क्या कहना चाहता है, किसके बारे में कहना चाहता है, किस पंक्ति में कहता है, क्यों कहता है, उनका वर्णन हमें करना होता है। और दूसरा जो इसका भाग होता है कला पक्ष। कला किसको कहते हैं? आर्ट को, कि इस कविता को कवि ने कैसे सुंदर बनाया, कवि के लिखने का ढंग क्या है, कविता के अंदर कवि किन किन शब्द शक्तियों का प्रयोग करता है, किन रसों का प्रयोग करता है, किन छंदों का प्रयोग करता है, और कौन सी पंक्ति में कौन से छंद या अलंकार का प्रयोग है, उनकी भाषा कैसी है, उनकी भाषा का पद्धति का स्टाइल कैसा है, किस प्रकार के शब्दों को, तत्सम शब्दों को, तत्सम शब्दों को, देशज या विदेशज शब्दों को, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पारसी, कौन सी भाषा के शब्दों के कारण वो अपनी कविता में सुंदरता लाने का प्रयास करते हैं या अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं। यहाँ कवि लोकोक्तियों का, मुहावरों का या कोई दृष्टांत देकर के भी कई बार अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें कविता का काव्य सौंदर्य या काव्य सौष्ठव लिखना चाहिए। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं असाध्य वीणा कविता में एक महान तपस्वी के माध्यम से ऋषि मुनियों द्वारा हिमालय की कंदराओं में की जाने वाली मंत्र साधना का वर्णन किया गया। यानी पहले कवि का कहने का भाव क्या है कि हमारे हिमालय की जो कंदराएं हैं, वहाँ आप देखोगे, अभी आपने रामायण देखी है, महाभारत देख रहे हो, तो उसमें जो हमारे त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि हैं, वे लोग मंत्रों की साधना करते हैं। अभी आपने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर देखा कि उन ऋषियों ने तपस्या के माध्यम से कैसे कैसे मंत्रों को साध लिया था।
इसी प्रकार से यहाँ वज्रकीर्ति तपस्वी ने किसको साधा? एक वीणा को। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं सॉरी, इसके अंदर दूसरा ही पॉइंट आता है। वज्रकीर्ति हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाला एक सधा हुआ तपस्वी था, यानी उसने अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया था। तीसरा है, केश कमली भी एक महान साधक है जिसने उस वीणा को साधने में सफलता हासिल की। वज्रकीर्ति तो उस वीणा को बनाने वाला था, लेकिन केश कमली भी एक सदा हुआ तपस्वी है जिसने इस वीणा को बजाने का कार्य किया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है, यथा वृक्ष, पहाड़, आकाश, वन, बादल, शेर और नहीं शेर तो क्या, वन्य प्राणियों में सारे ही जीव जंतु आ गए, भालू, पक्षी, मयूर जितने भी थे। इसमें क्या है कि प्रकृति का वर्णन इस कविता के अंदर द्रष्टव्य है कि पर्वत की श्रृंखलाएं, वृक्षों के कोटर, वृक्षों की ऊंचाई, उनका लहलाना, पल्वित पुष्पित होना, ये प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन इस कविता के अंदर किया। नेक्स्ट है, किरीट वृक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। किरीट का जो वृक्ष है कितना विशालकाय है, कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है बादलों से, किस प्रकार से बादलों को विश्राम देने का कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या, किरीट तरु कोमा हिम वर्षा और पाताल लोक में रूपक अलंकार है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सी पंक्ति के अंदर आपका अलंकार है, उस पंक्ति को भी आपको उद्धृत करना चाहिए, संकलित करना चाहिए। जैसे किरीट तरु, किरीट रूपी वृक्ष, हिम वर्षा, हिम रूपी वर्षा, पाताल लोक, पाताल रूपी लोक, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार दृष्टव्य है। अनुप्रास अलंकार की छटा अत्यंत दर्शनीय है। आपको पता है कि अलंकार जो आपका अनुप्रास है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वह तो लगभग कविताओं के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट है, पंक्तियाँ अत्यंत प्रभावशाली, भावबोधक एवं संगीतात्मकता के गुणों से परिपूर्ण हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं उनका भाव सौंदर्य बड़ा अच्छा है। पंक्तियों के अंदर संगीतात्मकता है, उनको संगीत के तरह से गाया जा सकता है, और वो क्या है, संगीत के गुणों से परिपूर्ण। संगीत के कौन से गुण होते हैं? लय, सुर, ताल। इसके बाद क्या है, खड़ी बोली हिंदी एवं संस्कृत भाषा के शब्दों ने कविता को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। यानी अगेज जी की भाषा शैली कैसी है, उन्होंने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है और संस्कृत भाषा के शब्दों के माध्यम से अपनी कविता को और चार चांद लगा दिए। कविता में गेयता का गुण विद्यमान है, यानी कविता को हम संगीत के साथ भी गा सकते हैं। एक कवि इस कविता को गाने में सफल है। इसके बाद कविता में शब्द मैत्री का गुण विद्यमान है। शब्द मैत्री क्या होती है? शब्दों के अंदर आपसी दोस्ती, तालमेल। जैसे कई बार आखिर शब्द में रखा, पका, जाया, गाया, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो शब्दों की आपस में मित्रता होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप व्याख्या लिखते हो तो मेरा मानना है अगर आपके लिखने में अशुद्धियाँ ना हो तो आपको परीक्षक जो है अच्छे से अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको किसी के रहम की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इसके अधिकारी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें शुद्ध भाषा का, शुद्ध शब्दों का प्रयोग अति आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रसंग में कविता का नाम, कवि का नाम, किस काल से है, उनकी कौन सी रचना से है और उस कविता में क्या बताना है, उस प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा जाना है या आपने क्या बताना है, उसके बारे में भी आपको प्रसंग में थोड़ा सा देना चाहिए।
उसके बाद आप अपने शब्दों में अपने ढंग से उस बात को अच्छे से अच्छे स्पष्ट कर देते। और जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण भाग आता है काव्य सौंदर्य, उसको काव्य सौष्ठव भी कहते हैं, काव्य की विशेषताएं भी कहते हैं। उनके अंदर मैंने आपको बताया कि दो भागों में बांटते हैं, कला पक्ष, भाव पक्ष। पहले हम भाव पक्ष के बारे में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कविता का पूरा ज्ञान होता है, कविता में क्या कुछ है, जो पद्यांश, जो संदर्भ हमारे से पूछा गया है उसमें हमारे से क्या चाहता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा बताना है। उसके आपके 2-4 पॉइंट आप बना सकते हो। इसके बाद आपका जो कला पक्ष आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छंद हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, रस हैं, गुण हैं, और आपके देशज विदेशज शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, भाषा जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो या उनको थोड़ा बोल्ड करके लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर की कॉपी पर नज़र पड़ते ही ये पता चले कि इस बच्चे को तो इसके बारे में पूरा ज्ञान है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप प्रसंग लिख रहे हो या व्याख्या कर रहे हो या आप काव्य सौष्ठव लिख रहे हो, जिस चीज़ पर आप जोर देना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो, तो मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, आप उसको या तो थोड़ा सा जो आप अक्षरों का साइज़ लिख रहे हो उससे थोड़ा बड़ा कर दो, या फिर उसको नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि परीक्षक को वही चीज़ मिल जाए जो ढूंढ रहा है, जो आपसे इच्छा करता है, आपसे चाहता है कि ये बात विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को पता होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है आपके अंक सुधार में आपका बहुत योगदान करती हैं। साथ साथ लिखाई कई बार विद्यार्थियों की इतनी सुंदर नहीं होती, उसको सुधारने का प्रयास करें। अगर सुधार नहीं पाते हो तो इसको आप स्पष्ट लिखें। अशुद्धि नहीं होती तो आगे इतना लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, आपकी शुद्धता पर विशेष ध्यान हमारा रहता है। क्योंकि इस दौरान कई बार क्या होता है कि अच्छी से अच्छी लिखाई वाला विद्यार्थी भी क्या करता है, जल्दबाजी में घसीटे मार देता है, यानी जल्दी जल्दी में लिखता है, तो वह भी अपनी राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। क्योंकि जो लेंथी पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वहाँ हमें बहुत सारा लिखना होता है। और दूसरी बात, एक हमारे साथ ये भी ट्रेजेडी है कि जितनी भी परीक्षाएं लगभग आज के समय में होती हैं, सारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें टिक मार्क करना होता है। और एक लिखने की आदत भी हमारी छूट सी गई है, क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, टाइपराइटर आपके पास है, आप कंप्यूटर में लिख लेते हो। कंप्यूटर में क्या है कि आप अशुद्ध भी लिखोगे तो वो शुद्ध होकर के आ जाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, पेपर में आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, आपने अपने हैंड से ही, अपने हाथ से ही लिखना है। इसलिए अपनी अशुद्धियों को भी दूर करने का प्रयास करें। आने वाले समय में अभी आपकी जो बच्चे एमए हिंदी के हैं, उनकी परीक्षाएं होनी हैं, तो उनका जो व्याख्या वाला भाग है, चाहे वो कोई भी कविता है, कोई भी कवि है, आपने उसके प्रसंग को अच्छे से कर लिया तो व्याख्या तो आप उसको कर ही लोगे। और जो काव्य की विशेषताएं हैं, सिर्फ कवि की अगर आपको शैली पता है, कवि का काल पता है कि किस काल में लिखने वाला है, आपको अलंकारों का पता है, लोकोक्तियों को पता है, मुहावरों को पता है, तो इसमें लिखने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। और मेरा कहने का भाव क्या है कि आपकी व्याख्या 6 नंबर की है, 8 नंबर की है, उसका अंकों का डिवीज़न हो जाता है। कई तो जो है प्रसंग को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई जो है काव्य सौष्ठव को, कोई तीनों को बराबर बांट लेता है। तो मैं तो आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आपका कौन सा पक्ष भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और समय समय पर जो मेरे विश्वविद्यालय में एमए के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो मुझे लेक्चर देना ही है,
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय से वो बच्चे मेरे टच में नहीं हैं। और जो कविताएं मैंने उनको बहुत पहले, आप मानो कि जनवरी में, फरवरी में करवा दी थी, अब परीक्षाएं तो उनकी अब मई जून में होनी है, तो वो विस्मृत हो गए होंगे, भूल गए होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, रूटीन में हम क्लास में तो उनको रिवीजन करवाते रहते हैं, अब उनसे हमारा इंटरेक्ट इतना नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने ये व्याख्या भाग जो है उनको करवाना था। मैंने सोचा कि नेट की परीक्षा में भी आता है, तो आप लोगों के लिए भी ये प्रश्नमाला या श्रृंखला की कड़ी के अंदर दे दिया। इसमें से असाध्य वीणा पर आप 50 प्रश्न बना सकते हो। जो मैंने जोर दे करके, अंडरलाइन करके आपको बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, वही आपका एक प्रश्न बन जाता है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि कई बार जो एग्जामिनर होता है आंसर को प्रश्न बना देता है, तो आपका प्रश्न क्या बन जाता है, आंसर, और आंसर क्या बन जाता है, प्रश्न। ये कलाकारी आपको आनी चाहिए और ये तभी संभव होगा जब आप इसका प्रयास करोगे। अब आज का मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। वैश्विक महामारी के बचाव के लिए वही 2 पंक्तियाँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, समय समय पर सरकार द्वारा जो जो आपको चेतावनी दी जाती है, जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनका पालन करें। घर में बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। अगर घर से बाहर जाना हो तो अपने चेहरे पर मास्क लगा करके जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग है, जो आपको दूरी बनाकर रखनी है उसको बनाकर रखिए। घर आते ही सबसे पहले साबुन से या सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ कीजिए। अगर आप बाहर काफ़ी समय रहे हो, अपने कपड़ों को बाथरूम में ही छोड़ दीजिए और वहाँ से दूसरे कपड़े पहन करके घर में प्रवेश कीजिए, ताकि आप